नमस्कार मित्रों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम चर्चा करेंगे ऐसे सेगमेंट पर, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी और स्टेट पीएससी की यात्रा में लगभग 400-500 टॉपिक का अहम रोल रहता है, जो प्रीलिम्स के सापेक्ष में और मेंस के सापेक्ष में बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। यदि हम उन्हें वन बाई वन करके उसके पूरे कंसेप्ट को समझ लें, उसमें आने वाले फैक्चुअल चीज़ों को समझ लें, या उसमें कुछ परिवर्तन जो मूलभूत स्टैटिक के साथ डायनेमिक पार्ट होता है उसको समझ लें, तो उस टॉपिक पर जो आने वाली पूरी अवधारणा है आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगी। तो मेरी ये सीरीज जो है कंटिन्यू चलती रहती है कि वंस लोड वन टॉपिक, ध्यान रखना। मैं वहाँ पे एक टॉपिक लेके आता हूँ, उसके मूलभूत बातों से आपको अवेयर कराता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी चाहिए। यदि ये सीरीज आपको कहीं ना कहीं लाभान्वित कर रही है, आप इसका थोड़ा बहुत भी अंश कहीं ना कहीं उपयोग कर पा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को एक दूसरे के बीच में शेयर भी करने के साथ साथ अपनी प्रतिक्रिया जरूर जाहिर करें कमेंट के माध्यम से कि आप किस तरीके से इससे लाभान्वित हो पा रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे इकोनॉमिकल एस्पेक्ट में नेशनल इनकम के बारे में, कि जो राष्ट्रीय आय है इसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ से आने वाले प्रश्न को किस तरीके से हमें टैकल करना चाहिए इसके बारे में जानेंगे। और ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के एस्पेक्ट में भी, मेंस के एस्पेक्ट में, इसके बारे में जानने का हम प्रयास करेंगे। तो किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए इकोनॉमिकल एस्पेक्ट देखा जाए तो डायनेमिक पार्ट से ज़्यादा भूमिका रहती है। लेकिन अगर 12 से 15 प्रश्न यूपीएससी में और बाकी 15 से 20 प्रश्न के यूपीपीसीएस में आ जाते हैं, तो वहाँ ये मान के चले कि कम से कम 7 से 8 प्रश्न ऐसे होते हैं जो उनका स्टैटिक पार्ट उसमें समाहित होता है, लेकिन जो डायनेमिक पार्ट से वो पूछ लेता है, लाइक जैसे बजट से पूछे या सर्वे से पूछे या कोई स्कीम्स है, कोई योजना है, कोई समझौता एग्रीमेंट है, वहाँ से पूछे। तो हमें कैसे पढ़ना चाहिए? पहले स्टैटिक को रेडी कर लो, उसमें एडवांस को नॉलेज को ध्यान रखना, उसमें स्टडी डायनेमिक पार्ट को लिंक कर लीजिएगा। आइए, हमें क्या इकोनॉमी में रेडी करना चाहिए प्रीलिम्स के एस्पेक्ट में, आपके सामने कुछ टॉपिक है, इसको आप डिफाइन भी कर सकते हैं। अगर आपने इतने टॉपिकों पर पकड़ बना रखी है तो ये मान के चले इकोनॉमिकल चीज़ें आपके दिमाग में हो जाएंगी। बहुत सारे लोग सर्वे इकट्ठा करना स्टार्ट कर लेते हैं, बजट को इतना पैसा यहाँ खर्च हुआ, इतना पैसा खर्च हुआ। यार आप समझो कि पहले उसको समझने के लिए बजट बनता कैसे है, बजट को बनाता कौन है, बजट की बनाने की मूल अवधारणा क्या होती है, बजट बनाने की प्रक्रिया क्या होती है, ये समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि भाई किसके लिए कितना दिया गया भाई। तो पहले जानना है कि जो कुछ टॉपिक हैं, राष्ट्र कोष से फिजिकल पॉलिसी है, आर्थिक सुधार इकोनॉमिकल रिफॉर्म है, आधारभूत संरचना जो बेसिक स्ट्रक्चर हमारा है वो क्या है, समावेशी इंक्लूसिव जो ग्रोथ है वो क्या है, खाद्य जो फूड प्रश्न हमारे पास क्या है, औद्योगिक क्षेत्र के बारे में जानना है, बफर स्टॉक के बारे में हमें जानना है, राष्ट्रीय आय के बारे में हमें जानना है, इरिगेशन प्रणाली के बारे में हम लोगों को जानना है, बेरोजगारी के बारे में जानना है, साथ में यहाँ गरीबी, आर्थिक नियोजन, भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म, एमएसपी के बारे में बड़ा जानना है, कृषि विपणन के बारे में जानना है, पीडीएस सिस्टम क्या होता है, सब्सिडी के बारे में जानना है, निवेश मॉडल हमारे पास अभी तुमने देखा होगा, अभी योगी जी भी ध्यान रखना, बहुत बड़ा मॉडल, बहुत पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए लेके आ रहे हैं, बार बार के इन्वेस्टमेंट से क्या वजह हमारे इंडिया में इन्वेस्टर नहीं है क्या, समझेंगे इसको। बजट सिस्टम क्या होता है, बजट बनता कैसे है, सर्वे क्या होता है, ध्यान रखना, एंड स्कीम योजना के बारे में या इन्फ्लेशन जो यहाँ पे उदारीकरण वगैरह के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। कुछ ये कम से कम कहा जाए मूलभूत टॉपिक हैं, अगर आप इन पे पकड़ बना लेते हैं तो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट में अच्छा अपने आप को बिल्ड कर पाएंगे। चलिए आज हम टॉपिक पे बात करते हैं जिसका नाम है नेशनल इनकम। अब इसके बारे में क्या पढ़ेंगे, थोड़ी सी फिल्म को बनाने का प्रयास कर लेते हैं। जब भी आप कोई टॉपिक को पढ़ो तो पहले उसके एस्पेक्ट को जान लो कि इसमें पढ़ना क्या होता है। अगर नेशनल इनकम टॉपिक को पढ़ोगे तो पहले यही जानोगे होती क्या है, इसका मीन्स क्या होता है, फिर इसके मेजरमेंट करने के तरीके क्या होते हैं, फिर इसके कम होने के क्या रीजन है, कुछ ऐसे एस्पेक्ट जानने का प्रयास करेंगे ना। फिर साथ में वर्तमान की जो स्थिति है वो कैसी होती है, यह मापन विधियां कौन कौन सी हैं, जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, एनएनपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है। अगर ये नहीं पता तो फिर आपके दिमाग में क्या होगा, रटने वाली प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, यहाँ से बढ़ जाएगी। क्या जीडीपी के ज़्यादा बढ़ने से हमारे देश में लाभ होता है या घटने से लाभ होता है, ये कुछ मूलभूत बातें यहाँ से हम लोग करने का प्रयास करेंगे। पहले इसकी फिल्म को हम लोग बनाते हैं। देश के अंतर्गत जो हमारा देश है, जो एक पूरा फैमिली है, ध्यान रखना, यहाँ अगर हम लोग देखें तो एक प्रकार समझो कि जो घरेलू लोग हैं वो भी उत्पादन करते हैं। उत्पादन करने के कई सारे रास्ते होते हैं। एक उत्पादन कृषि में कर रहा है, एक आदमी यहाँ उद्योग में कर रहा है, एक आदमी अपनी सर्विस में कर रहा है। किसी ने टेक्नोलॉजी को बढ़ाया वो भी उत्पादन है, किसी ने गेहूं पैदा किया वो भी उत्पादन है, किसी ने ट्रांसपोर्ट रेडी किया वो भी उत्पादन है। लेकिन यहाँ जीडीपी में किसको हम लोग काउंट करते हैं, ये बड़ा गंभीर विषय बन जाता है। अब रही बात, जो भारत में लोग रह रहे होते हैं वो बाहर के लोग भी उत्पादन करते हैं, तो उनको भी यहाँ काउंट कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। जो हमारे यहाँ के लोग बाहर रहते हैं उनको भी हम इसको जोड़ पा रहे हैं। कुछ ये मूलभूत ढांचा दिमाग में आपके हो जाना चाहिए। अगर नहीं है तो राष्ट्रीय आय का एक मूलभूत ढांचा आपके दिमाग में स्टोर नहीं है तो आप इससे आने वाले प्रश्नों को टैकल नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम बिना देरी के चलते हैं टॉपिक की तरफ, वो समझते हैं बहुत आराम से। ध्यान रखना, नेशनल इनकम है क्या, इसके बारे में बहुत आराम से समझने का प्रयास करेंगे बेटा। देखिएगा, अगर मैं साधारण शब्दों में कहा जाए
किसी भी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक मानक वर्ष को लगाया जाता है, एक मेजरमेंट ईयर को लगाया जाता है। तो एक वर्ष के अंतर्गत उसमें होने वाले धन रखना, जो उत्पादन हो रहा है, चाहे वो सेवाओं का हो या वस्तुओं का हो, उसमें कंप्लीट मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। एग्जाम्पल समझे, आपका एक परिवार है, इस परिवार में कितनी संपत्ति है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन यहाँ मान लो 10 रुपये पहले था, 10 रुपये के बाद यहाँ आप अगले साल जो है उसमें 11 रुपये पैदा कर पाए, तो आपने 1 रुपया क्या यहाँ बढ़ाया, तो ये 1 रुपया क्या है उसके लिए उस वर्ष की राष्ट्रीय आय बन जाएगी, ध्यान रखना। अब ये बढ़ाने के लिए चुनौती क्या है, राष्ट्रीय बढ़ाने के लिए आस्पेक्ट बन जाएंगे, भैया यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, यहाँ सिक्योरिटी अच्छी होनी चाहिए, यहाँ एक ऐसा इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए जिससे लोग व्यापार भी कर सकें और वस्तु को सुरक्षित तरीके से, ध्यान रखना, आगे बढ़ा सकें। जब एक किसी परिवार की आय बढ़ती है, ऐसे ही देश की आय बढ़ाने का प्रयास करें। आय कैसे बढ़ती है, जब लोग रोजगार के लिए जाते हैं, जब लोग गरीब नहीं होते हैं, जब लोगों के पास शिक्षा बेहतर होती है, जब लोगों के लिए स्वास्थ्य बेहतर होता है। और यहाँ जब ये सब चीज़ें बेहतर नहीं है तो क्या होगी, समस्या पैदा हो जाएगी। तो एक छोटी सी बात को समझो, एग्जाम्पल बेस पे यहाँ लेते हैं एक पॉइंट और। मान लीजिएगा ए नाम के पास व्यक्ति है और ये ए व्यक्ति जो है अमेरिका का है, और अमेरिका का ये व्यक्ति यहाँ इंडिया में आके, यूपी में एग्जाम्पल ले ले, यूपी में मुरादाबाद से हो तो मुरादाबाद का एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ मुरादाबाद में आके यहाँ पे एक फैक्ट्री खोलने का प्रयास कर रहा है जिससे कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया जा सके। फैक्ट्री भी किसकी है, मान लेते हैं एग्जाम्पल बेस पे, जो भी तुम ले लेना चाहते हो कि यहाँ पे किसी नाम की फैक्ट्री वो खोल रहा है। तो यहाँ जब ये आएगा तो यहाँ से सिर्फ क्या लेके आएगा, यहाँ से सिर्फ पैसा लेके आएगा, मनी लेके आएगा, धन लेके आएगा, जो इसका इन्वेस्टमेंट करने का मॉडल होगा। अब सोचो, इसे यह फैक्ट्री खोलने के लिए जमीन भी चाहिए, कहाँ से आएगी, आसमान से तो आएगी नहीं, पृथ्वी से ही आएगी। फैक्ट्री खोलने के बाद यहाँ जो इसको प्रोडक्शन करेगा वो, उसके लिए कच्चा माल भी चाहिए, उसको बनाने के लोग वर्कर भी चाहिए, कह सकते हैं कि जनता भी चाहिए, पीपल भी चाहिए, लेबर भी चाहिए। जो लेबर रहेगी उनके उनके बच्चों के लिए, उनके लिए शिक्षा भी चाहिए, कोई समस्या पैदा ना हो उसको सुरक्षा भी चाहिए। फैक्ट्री चलेगी तो यहाँ ऊर्जा के लिए बिजली भी चाहिए, ट्रांसपोर्ट होगा तो यहाँ परिवहन भी बेहतर चाहिए। और यहाँ और भी एग्जाम्पल समझने का प्रयास करें कि सब सारे लोग चीज़ें रहेंगी तो इसमें एक प्रकार से स्वास्थ्य भी अच्छा चाहिए, स्वास्थ्य की कोई समस्या पैदा ना हो। और भी एग्जाम्पल वैसे ले लीजिएगा। अब इसके पास सिर्फ पैसा है। अब यहाँ मुरादाबाद की जनसंख्या जिस कंपनी को ये खोल रहा है, तो सोचिएगा जब ये खोल रहा है किसी कंपनी का नाम, मान लो मोटरसाइकिल बना रहा है ये, तो मोटरसाइकिल बनाने के लिए सिर्फ ये असेंबल जब करेगा तो कच्चा माल बाहर से मंगाएगा। तो अगर बाहर से मंगाएगा तो वो क्या आएगा, महंगा आएगा। परिवहन बढ़िया नहीं होगा तो आने में टाइम लगेगा। सुरक्षा नहीं हो तो लूटपाट की घटनाएं यहाँ हो जाएंगी, दिक्कतें आएंगी। उसके साथ इसको जब बनाएगी कंपनी, उसको जब लेबर चाहिए, तो जब यहाँ जनता के पास आएगा तो आसपास की लेबर वो उस चीज़ में स्किल्ड नहीं होगी, ध्यान रखना। तो ये लेबर भी कहाँ से लाएगा, अन्य राज्यों से, अन्य क्षेत्रों से लाने का प्रयास करेगा। और जब ये लेबर यहाँ आके रहेगी तो इससे आने से क्या होगा, लेबर के यहाँ आने से जो उसका कॉस्ट है वो कहाँ से निकलेगी, उसी जो बन रहा है उसी से निकलेगी ना, तो कॉस्ट महंगी हो जाती है। तो यहाँ आपको समझना पड़ेगा एक मॉडल के रूप में कि जब भी हम उद्योग को बढ़ाते हैं तो हमें पहले पहले जो ये सब चीज़ें हैं, अब शिक्षा भी बढ़िया नहीं होगी तो इनके बच्चे कहाँ कहीं और पढ़ेंगे, सुरक्षा बढ़िया नहीं होगी तो बॉडीगार्ड रखना पड़ेगा। तो यानी यहाँ हम ये कह सकते हैं कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए हमें मैक्सिमम मल्टी डायमेंशन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। अब वो चीज़ें यहाँ नहीं होंगी तो जब सारी चीज़ें बाहर से आएंगी तो जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, महंगा होगा। यही वजह होती है कि देश में जो आर्थिक संरचना है वो कमज़ोर क्यों पड़ चुकी है कि हमारे पास उस माहौल के आधार पर, ध्यान रखना, वहाँ के लोग स्किल्ड नहीं होते हैं, वहाँ एजुकेशन नहीं होती है, वहाँ एक इन्वायरमेंटल नहीं होता है, वहाँ एनर्जी सिस्टम नहीं होता है, वहाँ ट्रांसपोर्ट बेटर नहीं होता है। ऐसा कहा जाता है कि हमारे यहाँ आदान प्रदान करने में 40% माल जो है ख़राब हो जाता है। तो उसकी जो कॉस्ट निकल रही है, मान लो किसान का टमाटर है यहाँ से बाहर जा रहा है, वो ख़राब हो गया तो बिकेगा तो कम ही ना, तो उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ तो जाएगी लेकिन उसको पैसा कम मिल रहा है। भैया 10 किलो माल था, 5 ही किलो सही निकल रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे इकोनॉमिकल इनकम पे क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है। तो आइए हम बात कर लेते हैं एक पॉइंट ऑफ व्यू पे। इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक इसकी मूलभूत ढांचों को नहीं समझ पाओगे, आप एक फैमिली से रिलेट कर लीजिएगा, तब तक कहानी को नहीं समझेंगे। अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय आय क्या है तो समझने का प्रयास करें। यहाँ लिख सकते हैं बहुत आराम से, मैं लिखूंगा तो टाइम ही लगेगा। राष्ट्रीय आय कुछ नहीं है, ध्यान रखना, किसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक वर्ष के दौरान जो उत्पादित, ध्यान रखना, वस्तुएं हैं और जो यहाँ सेवाओं हैं,
कि संयुक्त मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो यानी कह सकते हैं कि जब कोई देश, कोई अर्थव्यवस्था एक वर्ष में जितनी सेवाओं का उत्पादन करती है, चाहे वस्तु का उत्पादन करती है, उस संपूर्ण ध्यान रखना मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब मान लीजिएगा यहाँ से आपके पास जो है 10 चीजें थी पहले, आज आपके पास 12 हो गई हैं, तो राष्ट्रीय आय में लगातार क्या हुई, वृद्धि हुई है। लेकिन ये दो जो वृद्धि हुई है, ये हमने पैदा किया है, विदेश ने पैदा किया है, गंभीर विषय बन जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि राष्ट्रीय आय क्या है, तो आप नॉर्मल तरीके से कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय एक ऐसी अवधारणा है कि जो एक वर्ष के अंतर्गत, जैसे इंडिया में क्या है, 1 अप्रैल से लेकर यहाँ से 31 मार्च तक का कार्यकाल रखा गया है कि राष्ट्रीय आय की जो गणना करेंगे वो कब से करेंगे, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में करेंगे। नॉर्मल वे में आप दिमाग में रखने का प्रयास करें, फैक्ट में बन सकता है यूपीपीसीएस में ये। तो यहाँ से दिमाग में आ गया कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में भारत के अंतर्गत होने वाले उत्पादन वस्तुओं का मूल्य और सेवाओं के मूल्य को योग को हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। यहाँ से बात आप समझ पाए होंगे पहले वाले पॉइंट से। दूसरे वाले पॉइंट से बात करें, उत्पादन के लिए जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो प्रोडक्शन है, उसके बारे में समझने का प्रयास कर लेते हैं। वो क्या है, देखिए, आ जाइए। हमारे पास किसी भी चीज को, वस्तुओं को, सेवा को उत्पादन करने के लिए बहुत सारी चीजों की नीड पड़ती है। जैसे पहली नीड आपके दिमाग में अगर देखा जाए तो क्या है, आपके पास भूमि बेहतर होनी चाहिए। आज लगातार भूमि बेहतर ना होने की वजह से जो उत्पादन है लगातार क्या हो रहा है, घट रहा है। और उत्पादन घटने की वजह से कृषि की आय लगातार क्या हो रही है, लगातार घट रही है। 1950 में जाएंगे तो लगभग 57-58% जो आय है वो यहाँ से हो जाती थी। आज वो आय 17-18% के आसपास जा रही है। तो क्या वजह है, उत्पादन घटने की वजह है कि भूमि का एक प्रकार से सुधार ना हो पाना। और भी क्या है, यहाँ नंबर 2 है प्राकृतिक संसाधन। हमारे पास प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ध्यान रखना, तो राष्ट्रीय आय ध्यान रखना हम बेहतर नहीं कर पाएंगे। प्राकृतिक संसाधन में आपके पास जल भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, या जो खनिज है वो नहीं हो सकता है, उर्वरक भी हो सकता है। मान लीजिएगा अगर खेती में उर्वरक बेहतर नहीं लगेगा तो उत्पादन वाली चीजें बेहतर नहीं हो पाएंगी। उसके बाद जो होता है श्रम बल। अब एक बात सोचिए, जो हमारे पास लेबर है, ध्यान रखना, वो भी स्किल्ड नहीं है, तो राष्ट्रीय आय लगातार क्या होगी, घटेगी। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहाँ राष्ट्रीय आय बढ़ाने के लिए हमें यहाँ प्रयास करना चाहिए। उसके बाद कुछ भौतिक चीजें हैं, फिजिकल जो हमारे पास भौतिक चीजें हैं, इनका भी होना बहुत जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल बेस पे समझिएगा, हमारे पास अगर मशीनें नहीं हैं तो यहाँ भौतिक चीज 2 प्रकार की हो सकती हैं। अगर मशीनें नहीं है तो मशीनों के माध्यम से हम लोग लगातार अच्छा बेहतर तरीके से प्रयोग नहीं कर पाएंगे, और जब नहीं कर पाएंगे तो उसकी राष्ट्रीय आय में क्या होगी, लगातार क्या होगी, कमी होगी। तो मेनली हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास भौतिक चीजों का या भौतिक पूंजी का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद महत्वपूर्ण चीज जो सबसे बड़ी आती है, मानव पूंजी। अगर हमारे पास मेन पावर नहीं होगी, मानव पूंजी नहीं होगी, तो देश का विकास या देश की समृद्धि में राष्ट्रीय आय बढ़ने का मूलभूत ढांचा कमजोर हो जाएगा। मानव पूंजी का मतलब ये होता है कि उस जिस फील्ड में जो व्यक्ति है उसका उसे श्रेष्ठ ज्ञान होना चाहिए। एक आदमी किसानी कर रहा है, एग्रीकल्चर खेती कर रहा है, ध्यान रखना, लेकिन खेती का उसे पूर्ण ज्ञान नहीं है कि यदि कोई बीमारी आएगी उससे कैसे निस्तारण किया जाए, या खेती करने का तरीका क्या होता है। आज के समय तकनीकी खेती हो पा रही है, आज भी हम पुरानी परंपराएं खेती में उलझे हुए हैं। तो परंपराएं खेती में उलझने की वजह से पुरानी मशीनें हैं, पुरानी टेक्नोलॉजी है, पुराना दिमाग है, पुराना आइडिया है, उससे क्या हो रहा है, खेती में प्रोडक्शन लगातार क्या हो रहा है, घट रहा है। तो यहाँ कुछ मूलभूत बातें हैं जहाँ उत्पादन के लिए आवश्यक चीजों की हम आवश्यकता पड़ती है। हमें भूमि भी चाहिए, हमें रिसोर्स भी चाहिए, हमें लेबर भी चाहिए, हमें मशीनें भी चाहिए, और हमें दिमाग भी चाहिए। जब ये मिल जाएंगी सारी चीजें तो क्या होता है, हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकल तरीके से चीजें बिल्ड हो जाती हैं। तो यहां से आप बात को समझे होंगे कि हमें कुछ चीजों के लिए यहां नीड होती है। आगे चलते हैं बेटा। हमारे देश में प्रोडक्शन जो एरिया है उसको 3 भागों में हम लोगों ने बांट रखा है, इसको भी समझने का प्रयास करें। 3 भाग वो कौन कौन से हैं, आप जानते हैं कि हमारे पास 3 सेक्टर हैं। एक सेक्टर हमारे पास क्या है, प्राइमरी सेक्टर, जिसको प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, और दूसरा क्या है, द्वितीय क्षेत्र, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। एक हमारे पास तृतीय क्षेत्र, जिसको हम लोग थर्डरी सेक्टर कहते हैं। अब यहाँ बात को समझो, पहले क्षेत्र में क्या होता है, अगर यहाँ देखा जाए तो वही चीज जैसे कृषि है, वानिकी है, या मछली पालन है, खनन है। अब ये कहा जाता है जो मछली है, कृषि पालन है, पशुपालन है, खनन है, ये सब बातें इसमें आ जाएंगी। दूसरे में क्या आएगा, जो विनिर्माण है, विनिर्माण में जो प्रोडक्शन हम उत्पादन कर रहे हैं, उद्योग कर रहे हैं, ध्यान रखना, वो सारा कहाँ आ जाएगा, विनिर्माण यहाँ आ जाएगा। यहाँ आपने आलू पैदा किया, यहाँ आलू से चिप्स बना दिया, चिप्स को मजा करने के लिए आपने होटल में बेच दिया। तो बाकी जो तृतीय चीजें, जो आनंद की चीजें, जिसको सर्विस सेक्टर कहते हैं, जिसको सेवा क्षेत्र कहते हैं, जैसे होटल है, परिवहन है, ट्रांसपोर्ट है, संचार है, बैंकिंग है, बीमा है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, ये सारी चीजें यहाँ आ जाएंगी। लेकिन ये नॉर्मल बात है, आपको पता होगा
प्राथमिक क्षेत्र में जमीन से जुड़ी हुई चीजें आती हैं। द्वितीय क्षेत्र में ध्यान रखना, यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो उससे प्रोडक्शन चेंजिंग करके हो रहा है वो आती है, जिसको विनिर्माण कहते हैं। और तृतीय में जो मजा आ रहा है, ध्यान रखना, वो कहते हैं। सरकार भी यही कहती है कि घर में रोटी खाओगे, ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर होटल में रोटी खाओगे तो जीएसटी देना पड़ेगा। इसका मतलब ये रहा कि आनंद आ रहा है, ध्यान रखना। तो यही कहा जाता है, जिस देश का विकास, जो देश प्राथमिक स्तर पर पिछड़ रहा हो, जो देश प्राथमिक क्रियाओं में पिछड़ रहा हो और तृतीय क्रियाओं में जा रहा हो, तो भौतिकतावाद के युग में कहीं ना कहीं गुलामी की जंजीरों में बंधने का वो प्रयास कर रहा है। एग्जाम्पल समझो, आपके घर में आलू ही नहीं होगा तो आप चिप्स कहाँ से बनाओगे? बाहर से आलू मंगाओगे। आपके घर में आलू ही नहीं होगा तो बिस्कुट कहाँ से बनाओगे? गेहूं नहीं होगा तो बिस्कुट कहाँ से बनाओगे? बाहर से मंगाओगे। तो यहाँ से ये कहा जाता है, ये काम करने के लिए जरूरी है हम प्राथमिक स्तर को मजबूत करें। और यही कारण है कि हमारा प्राथमिक स्तर के यहाँ मजबूत ना होने से, ध्यान रखना, देश में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और ये प्राथमिक स्तर कमजोर जितना रहेगा उतनी यहाँ समस्याएं पैदा हो जाएंगी। इसीलिए लोग, जब हम देश आजाद हुए थे, 3 स्तरों में यहाँ लगभग इंडिया को 57 एस्पेक्ट में यहाँ आय आती थी, और ये स्तर 13-14% के आसपास था, 26-27 के आसपास था, 26 के आसपास था। तो आज 2022 में आने के उपरांत भी ध्यान रखना, हमने जंप कहाँ मार दिया? जंप यहाँ सेवाओं में मार दिया गया है, प्रोडक्शन में नहीं मारा। अमेरिका में जाएंगे तो वहाँ उत्पादन होता है बेहतर तरीके से, जापान जाएंगे प्रोडक्शन करता है, चाइना जाएंगे तो वहाँ प्रोडक्शन करता है। लेकिन हमने क्या किया? ठीक है भैया, हम पैदा भी नहीं करेंगे, बस खाने के लिए हमें चाहिए। तुम पैदा नहीं करोगे, खाने के लिए चाहिए, पैदा कौन करेगा भाई? तो पैदा करने के 2 रास्ते, अगर मान लो तुम यहाँ नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम यहाँ तो कर दे, आप यहाँ खाने में लगे पड़े हो। अब तुम देखो, यही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है कि जब किसी देश की अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र से सेवा क्षेत्र में कन्वर्ट हो जाती है, वहाँ की जो अर्थव्यवस्था वो हलचल में आ जाती है। यही कारण है कि पैदा करेंगे नहीं, खाने के लिए हमें चाहिए, तो प्रोडक्शन करने के 2 ही रास्ते हैं, या तो आप यहाँ जाए या यहाँ जाए। क्लियर है ना? कितनी कंपनियां हैं जो हमारे देश में, ध्यान रखना, अपने कच्चे माल से प्रोडक्शन कर रही हैं, भारी कंपनियों का प्रयोग है नहीं है। तो राष्ट्रीय आय को समझेंगे कैसे हमें मैनेज करना है। चले, तो मजा आ रहा होगा आपको किसको समझने में, क्या क्या एरिया, 3 एरिया हैं। अब बात करते हैं मापन के तरीके कौन कौन से होते हैं। तो राष्ट्रीय आय को मापने के 3 तरीके हैं, 4 तरीके हैं। एक जीडीपी होता है, एक जीएनपी होता है, एक एनडीपी होता है, एक एनएनपी होता है। अब इसको 1 बाय 1 कर समझेंगे कि जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, और इसमें कौन कौन मूल तरीके से बातें आती हैं, इनके बारे में जानेंगे और आपको बहुत सारा मजा यहाँ से आ जाएगा, मैं डेफिनेटली प्रॉमिस कर रहा हूँ आपसे। तो पहले वाले पॉइंट की बात करते हैं, जिसका नाम है जीडीपी। देखो, बहुत कम समय में मैक्सिमम देने का आउटपुट आपको कर रहा हूं, जिससे कि आप एक स्लोट में पूरा टॉपिक समझ पाएं और उससे आने वाले प्रश्नों को आराम से टैकल कर लें। जीडीपी के बारे में अगर हम लोग समझें तो जीडीपी एक प्रकार से एक ढांचा है जो देश को बताता है कि तुम्हारे देश में पैदा कितना हुआ है। अब मजे से देखो, समझिएगा, एक देश में एग्जाम्पल समझो, यहां फिर लिखा भी देंगे। एक देश में अगर बाहर के लोगों ने कितना पैदा किया, हमने कितना पैदा किया, इन 1 साल में जितना पैदा हुआ उसे हम लोगों ने क्या कह दिया? जीडीपी कह दिया। अब इसको पैदा करने में कितनी डिफिसिएशन हुआ, जितनी घिसावट हुई, जितना मशीनों को प्रयोग किया गया, तो उसे हमने घटा दिया जाए, ध्यान रखना, तो उसे हम लोग क्या बोलते थे? एनडीपी कह देते हैं। बात दिमाग में आ रही है? तो 1 बाय 1 करके समझेंगे, बहुत मजा आ जाएगा। पहले हम जीडीपी बात कर लेते हैं। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद, घरेलू मतलब जितना घर में पैदा हुआ, ध्यान रखना। अब एग्जाम्पल समझिएगा, एक देश के अंतर्गत, एक देश हमारा इंडिया ही है, तो यहां 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में जो वस्तुओं के माध्यम से, सेवाओं के माध्यम से जो चीजें निर्मित की गई हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जीडीपी कहते हैं। बहुत के सामने समझिएगा, इसमें दोनों ही लोग आ जाएंगे। इसमें मतलब निवासियों के द्वारा, निवासी मतलब यहाँ जो निवासी हैं वो निवासी कोई से भी हो सकते हैं, चाहे वो देश के भी हो सकते हैं, और ध्यान रखना यहाँ से वो विदेश के भी हो सकते हैं। अब बात यहाँ से मजे के साथ यहाँ से देख लीजिएगा, बहुत एग्जाम्पल बेस पे समझने का प्रयास करें, बहुत आपको इंटरेस्ट आ जाएगा जीडीपी से। आपको जो सब्सिडी मिल रही है, जो पेंशन मिल रहा है, जो वजीफा मिल रहा है, जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि खजाना है आपका कहीं एकदम से मिल गया, क्या वो जीडीपी में काउंट होगा? तो ये कुछ ऐसी मूलभूत बातें जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो ऐसे वजीफा, पेंशन, सब्सिडी या डिस्काउंट या एक प्रकार से हम उसको काउंट नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझिएगा, आप यहाँ से निकले हुए जा रहे हैं, आपको 5,000 मिले, आप अगर अपनी आय में से काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये मजे का विषय बन जा रहा है। तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि राष्ट्रीय आय में जो पेंशन है, वजीफा है, सब्सिडी है, इसको काउंट नहीं करते, पहली बात। नंबर 2 पॉइंट, अब मान लीजिएगा इस साल में आपके पास पहले 10 मार्कर थे,
अब उससे आज जो है यहाँ पे 12 मार्कर हुए, तो आपकी वृद्धि 10 से 12 होने पे 2 ही तो बढ़ी, तो जीडीपी में काउंटिंग क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। तो यानी जो पुरानी वस्तुएं होती हैं उसको जीडीपी में काउंटिंग नहीं करते हैं। तो दूसरा पॉइंट यहाँ से आ जाएगा कि पुरानी वस्तुओं और सेवाओं को काउंटिंग नहीं करते हैं, पुरानी वस्तुओं और सेवाओं को नहीं शामिल करते हैं। दूसरा पॉइंट यहां से आ जाएगा। तीसरा पॉइंट, अब सोचो आपने 10 था 12 किया, 10 था यहां पे 9 किया, इससे क्या चल रहा है पता, इससे चल रहा है कि देश के अंतर्गत कितनी गुणवत्ता है। तो देश की आंतरिक शक्ति का पता चलता है। मजे की बात देख लीजिएगा, देश की आंतरिक शक्ति का पता चलता है कि कितनी गुणवत्ता के साथ चीजें बढ़ रही हैं, कि देश बढ़िया चल रहा है नहीं चल रहा है, इसका चलता है पता। और यहां से मजे की बात देख लीजिए, घरेलू चीजों में जो वस्तु को शामिल होती हैं उसको राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में हम लोग मापते हैं कि उसकी जो मुद्रा है, उसकी जो वैल्यू है लगातार घट रही है बढ़ रही है, इसके बारे में जानने का प्रयास करें। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि जीडीपी क्या होती है, तो आप नॉर्मली वे में कह सकते हैं कि जीडीपी एक प्रकार से एक वर्ष के अंतर्गत होने वाले वस्तु सेवाओं के मूल्य का एक संचयन है, जिसके अंतर्गत ध्यान रखना पुरानी वस्तु को शामिल नहीं करते हैं, पेंशन को शामिल नहीं करते हैं, वजीफे को शामिल नहीं करते हैं, या स्कॉलरशिप को शामिल नहीं करते हैं, सब्सिडी को शामिल नहीं करते हैं। क्या करेंगे, जो नई वस्तुएं उस साल में निर्मित हुई गई हैं उन्हीं को काउंटिंग करते हैं। यहां से क्लियर है जीडीपी क्या है। तो जीडीपी एक देश की, ध्यान रखना, ढांचागत नीति है जो हम तय करते हैं कि आपने इतना पहले किया है पिछले साल, आज इतना किया है। मान लो यहाँ पहले 100 वस्तुएं आपने बनाई थी, आज यहाँ से 107 वस्तुएं बना दी, तो यहाँ 7% की क्या होगी, जीडीपी में वृद्धि हो जाती है। इसको हम लोग जीडीपी वृद्धि कहते हैं, राइट। तो यहाँ से बातें आपके दिमाग में समझ में आ पा रही होंगी। नंबर 2 पॉइंट बात करते हैं एनडीपी की। देखो बहुत जल्दी से हम इसको भी कवर कर लेंगे, एनडीपी क्या होती है, फिर मस्ती के साथ पढ़ेंगे। देखो एनडीपी का मतलब होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद। बहुत मस्ती के साथ पढ़ने का प्रयास करें इसको भी। अब इसमें कैसे निकालते हैं, बहुत आराम समझ पाओगे। एनडीपी का मतलब होता है, एनडीपी निकालना है तो क्या करना है, जीडीपी में से मतलब घिसावट को लेस करना है। अब समझने का प्रयास करें, बहुत मजा आ जाएगा। जैसे जीडीपी आपकी कितनी हो रही है, 107 हो रही है। अब 107 को पैदा करने में आप ये कह दीजिएगा एग्जाम्पल बेस पे कि मुझे यहाँ पे 50 जो है इसको मशीनों के माध्यम से या इन्वेस्टमेंट करने के माध्यम से खर्च करना पड़ा, या उसमें इन्वेस्टमेंट हुआ, उसे अगर लेस कर देंगे तो यहाँ पे कितना जो बचेगा, शुद्ध जो बचेगा, शुद्ध घरेलू मतलब शुद्ध कितना बचा, तो अगर यहाँ लेस करेंगे तो कितना बचा, 57 बचेगा नहीं बचेगा, तो ये 57 क्या कहलाएगा, एनडीपी कहलाएगा। तो यहाँ नॉर्मली वे में वन टाइम में समझ लीजिएगा कि शुद्ध घरेलू उत्पाद कितना हो। एग्जाम्पल समझो, एक किसान ने क्या किया, गेहूं यहां पैदा किया और 10 किलो या 10 कुंटल गेहूं पैदा किया। तो अब इस 10 कुंटल को पैदा करने का मतलब है कि उसने अगर 1000 रुपए कुंटल गेहूं है, ध्यान रखना, तो यहाँ कितने रुपए का आ गया, तो यहाँ 10 से गुना करेंगे 20,000 रुपए गेहूं पैदा कर लिया इसने। अब 20,000 रुपए के गेहूं को पैदा करने में जो खाद है, जो बीज है, जो उसकी मशीन है, उसमें जो चीजें लगी हैं वो लग गई हैं 15,000 रुपए की, 10,000 रुपए की। तो उसे रियल में कितना बचा, जो एनडीपी कितना बचा, तो बोलेंगे सर 10,000 रुपए बचा। तो ऐसी कहानी को क्या बोलते हैं, एनडीपी कहते हैं। अब यही चीज तो हमें नापनी चाहिए कि लोग जीडीपी काउंटिंग करते रहते हैं। पहले वो जानो मेरे बेटा कि एनडीपी कितनी आ रही है, यानी देश में किसी चीज को पैदा करने के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना पड़ रहा है। उसकी वजह क्या, उर्वरक क्षमता ठीक नहीं है, एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है, इन्वायरमेंटल बेहतर नहीं है, सुरक्षा बेहतर नहीं है। ध्यान रखना, आज के समय में तुम यूपी में जाओगे तो गेहूं जो किसान पैदा कर रहा है उसके बीच में सुरक्षा भी आ चुकी है। जो गाय है, जो भैंसें हैं, बाकी जो चीजें आप जानते हैं, वो लगातार उसमें क्या हो रही है, अटैक कर रही है। तो खेती में पैदावार क्या हो रही है, कम हो रही है। तो यानी एनडीपी को काउंटिंग करेंगे तो वहां आप देख पाएंगे कि यहां जीडीपी से बहुत नीचे निकल के आ जाएगा। इसीलिए किसान लगातार क्या हो रहा है, दुविधा का विषय बना है कि उनके पास खर्च ज्यादा बढ़ रहे हैं, इसलिए उनकी एनडीपी लगातार क्या हो रही है, घट रही है। आप इसको समझने का प्रयास करें। आगे हम बात कर लेते हैं जीएनपी की। देखो इसको भी बहुत कम समय समझते हैं। मजा आ रहा है नहीं मजा आ रहा, कमेंट करके बताएं कि सर वाकई में ना पढ़ा है ना पढ़ेंगे, ऐसा ध्यान रखना। जीएनपी का मतलब समझने का प्रयास करें। जीएनपी बहुत जबरदस्त है, यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, बहुत आराम से प्रयास करें यहां से, नेशनल प्रोडक्ट ध्यान रखना। इसे क्या कह सकते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय, एक वर्ड लगा राष्ट्रीय उत्पाद। अब एग्जाम्पल समझिएगा बहुत मजे से, सकल मतलब पूरा, राष्ट्रीय अब घरेलू नहीं आया, राष्ट्रीय आया है, तो यहां भावना नेशनलिज्म से जुड़ गई है। अभी ये क्या होता है, बड़े खतरनाक विषय बन रहा है, ध्यान रखना। ये मजे की बात यहां से समझने का प्रयास करने का प्रयास करें कि जीएनपी को जब निकालना पड़ेगा तो जीएनपी का बन जाएगा जीडीपी प्लस के एक्स माइनस के एम। अब ये जीडीपी क्या है, जीडीपी तो वही जो पहले आ चुकी है। एक्स क्या है, एक्स वो है जो भारत के लोग कहीं बाहर रहते हैं, तो भारत के लोग, जो भारतीय लोग हैं वो बाहर रहते हैं। समझने का प्रयास करें, भारतीय लोगों को, यह भारतीय लोगों की आय
जो विदेश में रहते हैं, और यहां एम क्या है, जो विदेशी लोग हैं जो भारत में रहते हैं, विदेशी लोग जो भारत में रहते हैं। अब देखो समझो बड़े प्यार से, आपने कहा मस्ती के साथ देखना बहुत मजा आ जाएगा, आपने कहा भैया 10 हमने यहां से मार्कर बनाया है एक साल में, तो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ जीडीपी। अब इसको 10 को पैदा करने में आपने क्या किया, 40 मार्कर की कोस्ट को लगा दिया, तो रियल 60 क्या बचा है, तो ये बोलेंगे सर ये क्या है, एनडीपी है, ध्यान रखना ये क्या है, एनडीपी है। अब मजे की बात देखिएगा, जीडीपी हमारे पास 100 है, अब जीडीपी अगर हमारे पास 100 है तो 100 में से आपने जो हमारे यहाँ के लोग बाहर पैदा कर रहे थे वहां से 10 मार्कर की कोस्ट को ले आए मान लीजिएगा, लेकिन जो हमारे यहाँ पैदा कर रहे थे बाहर के लोग वो यहाँ से 50 लेके चले गए, ध्यान रखना, या 20 लेके चले गए, अधिकतर ज्यादा ही लेके जाते हैं ऐसा कहा जाता है। तो 110 हो गया, 50 लेस किया तो कितना बचा, 60 बचा। तो आप देख पा रहे हैं कि जीएनपी कितना है, अब हमारे पास 60 है। तो यहाँ जितना विदेशी लोगों की यहाँ इन्वेस्टमेंट होगा तो भाई वो भी तो उनकी आय वहाँ काउंट होगी नहीं होगी, लेकिन हमारे यहाँ के लोग जितना बाहर जाके कमाएंगे वो यहाँ काउंट हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि जीएनपी क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, राष्ट्रीय आय है जो हमारे देश के लोगों के द्वारा उत्पादित की जाती है। कि भैया हमारे घर में मान लो एग्जाम्पल बेस में आपका एक घर है, ध्यान रखना, इस घर में खेती हो रही है, दूसरा व्यक्ति यहाँ बटाईदार आ गया, तो बटाईदार में क्या हुआ, भैया तुम्हें कितना बचा, तुमने 5 किलो गेहूं पैदा किया था, 5 किलो में से 3 किलो तो यही ले गया, 2 ही किलो तो बचा, लेकिन तुमने इसके बदले में कहीं नौकरी की 1 किलो वाली, तो आपने 1 किलो यहाँ नौकरी के हिसाब से कमा लिया, तो यहाँ पे कितने किलो के गेहूं के पैसे हो गए तुम्हारे पास, 3 किलो के, करना था 5 किलो, 2 वो लेके चला गया, 3 लेके चला गया। तो यानी ये जीएनपी क्या है, जीएनपी हमारे देश की राष्ट्रीय आय है जो डिफाइन करती है कि हमारे लोगों के द्वारा ही कितना पैदा किया जा रहा है। हम जीएनपी बताए ना अखबारों में कितने आ रही है, बड़ी समस्या का विषय बनेगा। यहाँ आगे चल लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग बात करें। क्लियर है, आई होप, मुझे लगता है कि ये कंसेप्ट, ये तरीके आपको समझ में आ पा रहे होंगे। बहुत मिनिमम टाइम में हम लोग वन स्लॉट को लेकर आते हैं और पूरी कहानी को 1 बाय 1 करके समझने का प्रयास करते हैं, ध्यान रखना। अब ये क्या है, एनएनपी क्या देखिए, एनएनपी का मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। देखिए अब ये क्या है, शुद्ध नेशनल राष्ट्रीय, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब सोचो, इमेजिन करिएगा मजे के साथ यहां से प्रयास, जो जीएनपी आई थी हमारे पास, वो जीएनपी क्या थी, जो हमारे भारत के ही लोग हैं। अब भारत के लोग जो जिन मशीनों से पैदा करेंगे, जिस तरीकों से पैसा करेंगे, आदान प्रदान करने में जो चीज़ घिसावट होगी, डिप्रेशन होगा, ध्यान रखना, उसको लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ एनएनपी क्या होता है, एनएनपी में जो पैसा आया है अगर उस जीएनपी में से हम लोग घिसावट को लेस कर दें, ध्यान रखना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एनएनपी कहते हैं। तो वास्तविक जो रियल में निकली है, जैसे मान लो अभी हमने लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा है, हमारे पास कितना आया था, बोलेंगे सर यहाँ पे 60 आया था, लेकिन 60 को ट्रांसफॉर्म करने, आयात निर्यात या बाकी जो चीज़ें हैं घिसावट में, उत्पादन करने में 20 रुपये और लग गए। तो यहाँ जीएनपी अगर 60 है और 20 और लग गया तो रियल कितनी बन रही है, 40 बन रही है। तो यानी एनएनपी कितना हो गया, 40 हो गया। जबकि हम जीडीपी कितना काउंट कर रहे थे, बोले सर जी 100 रुपये कर रहे थे, तो 100 में से हमारे पास बचा कितना, भैया 40 ही बचा हमारे पास। लो जी, हो गया लड्डू बंटवारा। तो यानी आपके दिमाग में एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, जो जीडीपी होती है, जीएनपी होती है, एनएनपी होती है, एनडीपी होती है, क्या कंसेप्ट क्लियर है या नहीं, बताओ कमेंट करके, बहुत मिनिमम टाइम में। तो मैं चाहता हूं कि आपके अंदर की जो ज्वाला है लगातार, वो वंस लोड में टॉपिक में तुम रेडी करते चले जाओ। आगे चल लेते हैं। इसके बाद हमारे पास 5 पॉइंट है कि राष्ट्रीय आय के जो मीन्स में तुम जाओगे तो राष्ट्रीय आय ने के कौन कौन से, ध्यान रखना, कारण है, ध्यान रखना। इन कारणों में मूलभूत तरीके से 5-6 कारण आप बता सकते हो। पहला कारण क्या है, प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर होना। प्रति व्यक्ति आय का स्तर का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति आय हमारी इंडिया की कम है, बहुत ज्यादा। सबसे अधिक आय कहाँ की, बोलेंगे सर गोवा की है। गोवा की भी 2,24,000 के आसपास आय है प्रति व्यक्ति, ध्यान रखना, जो एक साल में उनकी एवरेज आ जाती है, इनकम आ जाती है। तो यहाँ पहला पॉइंट लिखेंगे, प्रति व्यक्ति आय कम होना। और प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होगी तो राष्ट्र की जीडीपी ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगी। प्रति व्यक्ति आय का कम होना भी एक क्या है, कारण है। नंबर 2 और बताओ, यहाँ पे नंबर 2 का कारण है व्यवसायिक ढांचा ना हो जा। व्यवसायिक ढांचा का मतलब ये हुआ कि हमारे देश में कोई कंपनी खुलनी है तो डॉक्यूमेंट में ही इतना टाइम लग जाता है कि आदमी का मन खिन्न हो के भैया हम नहीं खोल ले, भाड़ में जाए, ध्यान रखना। तो व्यवसायिक ढांचा नहीं है, तरीके नहीं है, कानून नियमों में इस तरीके से बांध दिया है कि आदमी व्यापार करने से मजबूर हो जाता है। क्लियर है। उसके बाद और भी बहुत सारी समस्या है। बेरोजगारी की तो समस्या के साथ साथ यहाँ गरीबी भी है, गरीबी सबसे मुख्य समस्या है। शिक्षा का बेहतर स्तर ना होना, ये भी एक समस्या है। लोग जागरूक नहीं है, ये भी एक समस्या है। कितने एग्जाम्पल लिखोगे बताओ ना, तुम लिखो यार। और जनसंख्या तो एक है ही, बाजार का एक बेहतर प्रबंधन ना होना, ये भी एक समस्या है। बेहतर प्रबंधन ना होना, ये भी समस्या है। और बताओ, और
जो सबसे बड़ी समस्या है वो पूंजी का अभाव तो है ही हमारे देश में। जो पूंजी का अभाव है, जो हमारे पास पैसे का अभाव है, वो समस्या है। ये इतनी समस्याएं आप गिना दोगे, तुमको लगेगा कि ध्यान रखना यहां से चीजें बन जाएंगी। क्लियर है यहां तक? तो ये दिमाग में आपके बन पा रहा होगा कि हमें राष्ट्रीय आय होने के कौन कौन से कारण हैं। अब तुमसे कोई पूछे कि राष्ट्रीय आय बढ़ाने के क्या करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, जो जो कारण है उन्हीं को सही कर दो बस। लो जी, ये भी पॉइंट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। अगर मैं आपसे सुझाव पूछूंगा कि राष्ट्रीय आय कैसे बढ़ाएं, तो हमें व्यवसायिक ढांचा ठीक करना होगा, बेरोजगारी को कम करना पड़ेगा, है ना, गरीबी को कम करना पड़ेगा, शिक्षा को बेहतर करना पड़ेगा। यही तो हो जाएंगे ना राष्ट्रीय आय के सही करने के कारण। तो यानी एक पॉइंट के साथ एक पॉइंट फ्री चल रहा है, मजा आ रहा होगा आपको, है ना। तो ये चीजें आपने ऑटोमेटिक वन टाइम में समझ ली है। अब रही बात करते हैं विवरण की। ध्यान रखना ये छोटी सी पॉइंट है, इसके बारे में समझने का प्रयास करें कि यहाँ 2 पॉइंट विवरण समझ लीजिएगा। सबसे अधिक राष्ट्रीय आय कहाँ की है? गोवा की है। प्रति व्यक्ति जो आय है गोवा की है। सबसे कम कहाँ की? बिहार की है। अब ये क्यों है, इसके बारे में आप भी जानते हैं, ये क्यों है आप भी जानते हैं। जहां आनंद आता है, आनंद में लोग पैसे की बात करते ही नहीं। कभी तुमने देखा है कभी दारू के लिए किसी ने धरना दिया, दारू महंगी हो रही है? कभी तुमने देखा कि रजनीगंधा के लिए लोग महंगा हो गया धरना दे रहे हैं? दाल महंगी होगी तो धरना दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि आनंद की कोई प्रकाश, आनंद वो लोग लेते हैं जिनके पास है। ध्यान रखना। तो यानी कोई गोवा में घूमने जा रहा है तो आनंद लेने जा रहा है ना, तो वहाँ की जो पर्यटन आय है, वहाँ की जो एक प्रकार से बाहरी आय है, वो क्या ज़्यादा होती है। तो यहाँ इंडिया को, गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज लेके आनी पड़ेंगी जहाँ से एग्रीकल्चर के साथ साथ जो बाकी क्षेत्रों से जो आय लगातार बढ़ रही है उससे संचयन करने से ध्यान रखना देश का विकास हो जाए। और यही काम कर रही है। देखा आप लोगों ने पर्यटन मंत्रालय की हमने स्थापना कर डाली है। उसमें कहा कि ठीक है, लोग जिसको लगता है कि जाओ पर्यटन में जाओ। हम लोगों ने राम जन्मभूमि जहाँ जहाँ ट्रेन चला दी, भैया घूमो सब लोग तुम्हारे पास। इसका मतलब है कि राष्ट्रीय आय बढ़ाने के रिसोर्स हम लोग लगातार चेंज करते हुए चले जा रहे हैं। अब सबको पता है कृषि से आय नहीं आने वाली। मैंने ये लगातार रोज कोट पहन रखा है, इसको मैं 10 दिन लगातार ही पहनूंगा। ये ऐसी स्थिति में आ जाएगा कि हाँ, चौथे दिन, 5वें दिन, 20वें दिन, 50वें दिन ध्यान रखना, इसकी कंडीशन खराब हो जाएगी। तो खेती में इतना पैदा कर करके उबरक ठूस के हमने इतना उसकी जो मजबूती है वो निकाल डाली है। अब कितना ही तुम डाल लो उसमें, ध्यान रखना इतना पहले वाली आय नहीं हो पाएगी। तो उसे लग रहा है कि रास्ते मोड़ दो। ध्यान रखना, हम कन्वर्ट हो रहे हैं पूंजीवाद की तरफ। पूंजीवाद में क्या होता है, बाजार जो तय करेगा हम वो तय करेंगे। तो यही, उसके बाद क्या दिल्ली की है, उसके बाद क्या दिल्ली की है। इधर जाएंगे तो हम लोग भी बैठे हुए हैं, जो यूपी के लोग हैं, ध्यान रखना वो सेकंड नंबर बैठे हैं। तो कुछ वितरण के बारे में डाटा इकट्ठा कर लीजिएगा कि ज़्यादा कहाँ की, कम कहाँ की है। इधर सिक्किम की ज़्यादा है, उसके बाद यहाँ आएंगे मणिपुर हो जाएगा। तो कुछ मूलभूत बातें कहाँ की ज़्यादा है, कहाँ की कम है, ये आप दिमाग में रख लीजिएगा, तो दिमाग में बन जाएगा पिक्चर। बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अगर आप लोग जाएंगे तो यहाँ सबको पता है कि सबसे पहले जो राष्ट्रीय आय है वो दादा भाई नौरोजी ने 1868 में जो उनकी किताब थी अनब्रिटिश पॉवर्टी ऑफ इंडिया नामक किताब में किया था। वो अनुमान लगाया था, वहाँ पे हर किसी व्यक्ति की एक वर्ष की जो प्रति व्यक्ति आय थी वो 20 रुपये थी। बाकी जो आप वर्तमान में जो अनुमान लगाता है, ये सब बेसिक बातें हैं कि जो NSSO के साथ जो CSO होता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन या नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान रखना जिसको हम लोग कह सकते हैं, ये करता है। इसकी स्थापना कब की गई? 1950 में की गई। ध्यान रखना, इसकी राष्ट्रीय आय के आंकड़े इकट्ठे करता है। ये सब बेसिक बातें, राष्ट्रीय आय के आंकड़े इकट्ठे करता है, रिपोर्ट ये तैयार करता है, नीति ये तैयार करता है, एक प्रकार से अनुमान भी यही लगाता है। और उसके बाद CSO इसको रिप्रेजेंट कर देता है। तो ये मूलभूत बातें। CSO की स्थापना भी 2 मई 1991 में की गई। मुख्यालय इसका दिल्ली में है, आप जानते हैं। तो ये वार्षिक लेखांकन कौन करता है? CSO रिप्रेजेंट करता है राष्ट्रीय आय के। लेकिन उसके आंकड़े कौन इकट्ठे करता है? तो यहां से NSSO करता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इसकी राष्ट्रीय आय के आंकड़े इकट्ठे करता है और सारी चीजों को यही इकट्ठा करता है। ये बेसिक बातें हैं, इसके लिए कोई इतना बड़ा अनुमान लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं और मजा आपको आ जाएगा। विच यूनिवर्सिटी इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द कैलकुलेटिंग GDP? देखिए GDP कौन काउंट करता है, तो यहाँ आप सोचो राष्ट्रीय आय कौन काउंट करता है, तो NSSO करता है। और NSSO किसके अंडर में आता है? NSSO मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन के अंडर में आता है। ध्यान रखना। तो यानी इसका आंसर क्या है? C हो जाएगा। अगला पॉइंट क्या है? वोट बेस ईयर ने यूज द कैलकुलेटिंग पर कैपिटा इनकम। देखो यहाँ अच्छा पॉइंट है, जो हमारा बेस ईयर माना है GDP का कौन सा है? 2011-12 है। ध्यान रखना, पहले 2005-6 था। तो इसका आंसर क्या है? B इज राइट आंसर है, इसका निकल के आ जाएगा। ये सब फैक्चुअल बातें हैं। अगर मैं आपसे पूछूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज द इंडिया से करंटली हैज द हाईएस्ट ऑफ द पर कैपिटल इनकम? तो मैंने बताया था किसकी है, गोवा की है। आपका गोवा का आंसर है। तो कुछ राष्ट्रीय आय के क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, आपके दिमाग में बन जाएंगे। विच सेक्टर कंट्रीब्यूट द मोस्ट ऑफ द इंडिया इकोनॉमी? तो आप जानते हैं कि आज के समय सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो सर्विस सेक्टर है। सर्विस सेक्टर से आय क्या हो रही है? लगभग 57 के आसपास क्या हो रही आय हो रही है। तो टॉप मोस्ट पे बैठा हुआ है। सेकंड नंबर पे क्या? सेकेंडरी सेक्टर, जिसको उद्योग कहते हैं, लगभग 29 के आसपास बैठा हुआ है। बाकी जो बचेगा वो यहाँ पे फर्स्ट प्राइमरी आ जाएगा, वहाँ 17-18% के आसपास क्या है, यहाँ नेशनल इनकम है।
तो कुछ बातें हमने यहाँ समझी। आज की ये चर्चा कैसी लगी एक बार कमेंट करके बताइएगा। अगर आपके दिमाग में मैंने बता दिया कि यहाँ से नेशनल इनकम के बारे में कि भैया नेशनल इनकम होती क्या है, काउंट कैसे करते हैं, क्या इसमें काउंट होता है, क्या इसमें काउंट नहीं होता है, इसके मेजरमेंट तरीके क्या हैं, जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनडीपी क्या है, एनएनपी क्या है, इसके बारे में अगर आप समझ पाए हो बहुत सिंपलेस्ट वे में तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये सीरीज चाहते हैं कंटिन्यू करना तो हम लोग ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स सब पे लाते रहेंगे। वन स्लॉट वन टॉपिक, एक टॉपिक में सब कुछ मूलभूत ढांचा तैयार, प्रीलिम्स में बैठो, मेंस में बैठो रेडी, कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।